Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 12th of August and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. तो सबसे पहले हम आज का जो पेपर का जो हेडलाइंस है उसको देख लेंगे। तो आज के हेडलाइन में देखेंगे, ये आज का जो पहला हेडलाइन है वो हमारा बांग्लादेश से है कि जो बच्चे जो लोग वहाँ के सड़कों पे गवर्नमेंट के डाउन करने के लिए आए थे, तोड़फोड़ मचा रहे थे, वही बच्चे, वही स्टूडेंट्स, वही लोग फिर से वहाँ आए हैं और वो क्या कर रहे हैं, वहाँ के सुपरवाइजिंग ट्रैफिक टू बिजी एरिया में, है ना, वो जो वॉल्स पे, जो दीवारों पे जो एंटी स्लोगन लिखा गया था उसको वो मिटा रहे हैं। इससे क्या हमको देखना है, इससे क्या सीखना है कि ठीक है, वो क्या बोलें, ये देखिए कितना बढ़िया बात लिखा है कि व्हेन मुजीब्स स्टैचू वर डिस्ट्रॉयड बी क्राइड, है ना। मुजीब रहमान जो थे वहाँ के नेशनल लीडर हैं, है ना, वो लिबरेट करवाएं बांग्लादेश को। तो अगर आपका नेशनल लीडर को का जो स्टैचू है आप तोड़ दे रहे हैं, मतलब उनके इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं, तो बच्चे क्या बोले कि हाँ, हम लोग चाहते थे कि दे फील टेस्टिफाइड एंड दे वांट टू ब्राउट हर डाउन। किसको ब्राउट हर डाउन? टू द ये जो गवर्नमेंट थी, ये शेख हसीना की, उसको एंटी शेख हसीना स्लोगन लिखा गया। लेकिन जब मुजीब रहमान का, है ना, बंगबंधु का, जब उनका स्टैचू डिस्ट्रॉय किया गया तो उनको ख़राब लगा और वो अब क्या कर रहे हैं, वहाँ आपको पता है इंटरिम गवर्नमेंट बन गई है और लोग वहाँ फिर से सड़क पे आए हैं और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है उसको मैनेज करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। वहाँ जो एंटी स्लोगन लिखा गया था उसको मिटा रहे हैं, है ना। तो ये सब सीखने की बात है कि अगर आप कल को कहीं भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो देश का चीज़ है, वो आप ही का है ना। अगर आप उसको नुकसान पहुँचाते हैं तो आप किसी का नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, बल्कि आप अपने पहले देश के इंटीग्रिटी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, देश के इमेज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो दीज यूथ आर सो गुड कि वो अपने नेशनल जो प्रॉपर्टी है उसको समझ पा रहे हैं कि ये मेरा नेशनल प्रॉपर्टी है और उसको बचाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हिंडरबर्ग का रिपोर्ट आया है जिसमें वो सेबी के जो चेयरपर्सन है मधाबी पूरी बूच, उनको एक्यूज किया गया है। वो बोला गया है क्या, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका रहा है और ऑफशोर फंड किया गया है अडानी ग्रुप में उनको और उनके पति को, दोनों को मिलके। इसको हम देख लेंगे डिटेल में। आगे ये देखेंगे, ये हमारी स्टार मनु भाकर और ये कौन है, प्रियार श्रीजेश हैं, जो कौन है, हमारा जो मेंस हॉकी टीम है उसके ये गोलकीपर हैं। ये दोनों कहाँ गए हैं, ये क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 2024 समर ओलंपिक्स में गए हैं। ठीक है, बाकी तो ये तो सब पॉलिटिकल न्यूज़ है ये सब। सो वेलकम बैक। चलिए हम लोग अपने पीपीटी पे आते हैं। सो वेलकम बैक वंस अगेन एंड वी विल सी द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इन डिटेल्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो आर्टिकल है वो सबसे पहला यही है कि जो सेबी वैक्स चीफ बुच डिस्क्लोज रिस्क्यूड ऑन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपको लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग है क्या। तो अगर हम हिंडनबर्ग की बात करें तो ये एक रिसर्च एलएलसी है ना, रिसर्च फर्म है जो किस चीज़ पे काम करती है, यूएस की इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है ना। और इसको कौन बनाया है वो आपको बता रहे हैं। पहले तो लिख दे रहे क्या कि हिंडनबर्ग ये है क्या, ये एक रिसर्च फर्म है और किसके द्वारा बनाया गया, उनका नाम है नाथन एंडरसन, नाथन एंडरसन, उनके द्वारा बनाया गया 2017 में। ये यूएस के खोजी पत्रकार हैं, है ना, मतलब कि इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हैं जो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिसर्च करते हैं। आपको पता है हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के लिए भी ये एक विसल ब्लोइंग का काम किया था। अभी फिर से वो किस पे, सेबी पे एक्यूज किए हैं कि सेबी के जो चेयरपर्सन हैं उनका दो एक्यूजिशन है। क्या क्या, पहला तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट जो हुआ किया गया है, इन्वेस्टमेंट्स इन ऑफ शोर फंड्स कनेक्टेड टू द अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप पेन ठीक से क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें हिंडनबर्ग की तो इसका नाम क्यों रखा गया, ये जो नाथन जो एडल्सन है उन्होंने ये नाम इसलिए रखा था क्योंकि 1937 में ना एक हिंडनबर्ग डिजास्टर हुआ था, एयरक्राफ्ट एक था जो क्रैश कर गया था, उसी के नाम पे ये हिंडनबर्ग रखे हैं अपना रिसर्च फर्म का नाम। ठीक है, तो इसमें वही बोला जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया था 2015 में, ये लोग, ये और इनके हस्बैंड सिंगापुर में रहते थे और उसी समय इन्वेस्टमेंट किया गया था कुछ ऑफशोर कंपनीज़ में, अडानी ग्रुप में, और ये सब एक्यूजिशन है, अभी तो एक्यूजिशन है ना। तो वही सेबी बैकअप की अपने चीफ को कि बचाने का कोशिश की है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो उनके जो चेयरपर्सन है वो उनका कोई हाथ नहीं है ना। सेबी के जो डिफेंस है अपने चेयरपर्सन के लिए, बाकी डिटेल ऑफ एलिगेशन ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च का
बाकी शेयर का रिस्पॉन्स एलिगेशन का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होता है सेबी का, वो सब देखा जाएगा कि सेबी बोला है कि कंडक्ट करेंगे कि एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन टू द अडानी ग्रुप इन्वॉल्विंग मल्टीपल कम्युनिकेशंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, है ना। बाकी जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सेबी पे, कमिटमेंट टू रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय द ट्रांसपेरेंसी। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे एग्जाम में ये बोला जाता है कि सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी जो एक कारपोरेट गवर्नेंस है ना, उस पर ये सवाल उठ रहा है ना कि कैसे फाइनेंशियल रेगुलेटर जो है उस पर इथिक्स इन गवर्नेंस की बात हो रही है ना, कि जो फंक्शनिंग ऑफ रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी है उस पर करप्शन की बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, उस पर सवाल उठ रहा है, ठीक है, इथिक्स का से रेगुलेटरी बॉडी का कि उसको भी ब्रीच किया जा सकता है, ये सब ठीक है। तो आगे चलते हैं, बस आपको यही जानना है, बाकी अगर आगे इसमें जो भी आएगा वो देखा जाएगा। बाकी आगे देखेंगे तो अगला न्यूज़ जो है हमारा कि हमारे शूटर मनु भाकर और हॉकी गोलकीपर पी आर श्रीजेश हैं अहेड ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। आपको हम शॉर्ट में क्या बता दे रहे हैं, पेरिस 2024 ओलंपिक मेडल टैली में अगर इंडिया का स्थान देखें तो हम लोग 71st रैंक लाए हैं, ठीक है, 71st रैंक लाए हैं। अगर हम टॉप रैंकर की बात करेंगे तो टॉप रैंकर में यूएसए है, यूएसए के बाद चाइना है और चाइना के बाद जापान है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अपने देश का तो हम लोग का जो 117 इंडियन एथलीट जो है वो गए वहाँ, है ना, फॉर टू हंट फॉर द मेडल, ठीक है। और ये कब से कब तक चला आपको पहले भी बता चुके हैं, जुलाई 26 से अगस्त 11 अगस्त तक ये चला, ठीक है। और हम लोग कितने मेडल जीते, हम लोग टोटल 6 मेडल जीत के आए हैं, जिसमें 1 सिल्वर है प्लस 5 ब्रोंज है। अगर हम 1 सिल्वर की बात करेंगे तो 1 सिल्वर हमारे किसके द्वारा लाया गया, हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं उनके द्वारा 1 सिल्वर लाया गया। बाकी सबसे पहली जो विनर रही हैं वो है मनु भाकर, है ना, जिन्होंने पहला मेडल जीता और पहली विमेन मेडल जीती हैं जो शूटिंग में, ठीक है। इन्होंने 2 मेडल जीता, 1 ब्रोंज इंडिविजुअल कैपेसिटी में और 1 ब्रोंज जो है वो मिक्स टीम में। दूसरे इनके साथ जो जीते थे वो कौन थे, सरबजोत सिंह, तीसरे स्वप्निल कुशाले, तीसरे जो हमारा इंडिया का मेंस हॉकी टीम है वो जीता ब्रोंज, चौथा 5वां में नीरज चोपड़ा और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अमन सहरावत रेसलिंग में। और जो अमन सहरावत हैं वो इंडिया के सबसे यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हमारे प्रीलिम्स में जो कोई ज़रूरी है नहीं, बस ये सब ध्यान रख लीजिएगा। मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुशाले, इंडियन मेंस हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा एंड अमन सहरावत, ये कहाँ से आते हैं ये भी याद रखिएगा और ये कौन कौन सा गेम खेलते हैं वो भी याद रखिएगा। मनु भाकर और सरबजोत की बात की जो दोनों शूटिंग करते हैं, स्वप्निल कुशाले मेंस हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रू, अमन सहरावत रेसलिंग, ठीक है। आगे चलते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं वो रिलीज किए हैं 109 हाई ईल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप वैरायटी, है ना, 109 हाई ईल्ड क्लाइमेट रेजिलियंट, है ना, हाई ईल्ड भी देगा और वो क्लाइमेट से रेजिलियंट भी। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के दौरान में हम लोग जी रहे हैं, तो हाँ क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप होना बहुत ज़रूरी है और क्लाइमेट रेजिस्टेंट होने के साथ साथ हाई ईल्डिंग भी होना चाहिए, ठीक है, कि कम एरिया में बहुत ज़्यादा ईल्डिंग दे, ज़्यादा पैदावार करे। तो ये कहाँ किए हैं जाके, ये किए हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। अगर हम इसके बारे में बता दें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये बिहार में ही पहले था, ठीक है। IARI जो इंस्टीट्यूशन है वो उसका नाम क्या है, इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर हम बात करें इसको क्या हम बोलते हैं, फेमसली पूसा इंस्टीट्यूट, आप लोग सब सुने होंगे, है ना, दिल्ली में है पूसा इंस्टीट्यूट। ये किस चीज़ के लिए काम करती है, दिस इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च लीडिंग टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। आपको पता है 1972 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना, जो भी रिसर्च का काम करती है वो कौन करती है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। अगर हम बात करें पूसा इंस्टीट्यूट की तो हम लोग चलते हैं गो बैक टू आवर हिस्ट्री। इसका जो 1911 में पूसा बिहार में था और उसका नाम क्या था, इंपेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, IIAR, है ना, इंपेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1911 बिहार में था। उसके बाद क्या हुआ, 1919 में 1919 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इंपेरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद 1934 में क्या किया गया, 1934 में कुछ किया नहीं गया, क्या हुआ, एक मेजर अर्थक्वेक आया और 1936 में इसको रिलोकेट कहाँ कर दिया गया, 1936 में न्यू दिल्ली में इसको रिलोकेट कर दिया गया और उसका नाम क्या रख दिया गया, IARI, इंडिया एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब हमारे लिए एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, एग्जाम के लिए जरूरी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 109 वैरायटी किया है, जिसमें से 61 क्रॉप्स जो है वो रिलीज बाई PM, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा रिलीज किया गया, जिसमें हम बात करेंगे तो 34 जो है वो क्या है, फील्ड क्रॉप है और 27 जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। तो 34 में कौन कौन सा क्रॉप है मेनली वो देख लेते हैं।
तो अगर हम बात करेंगे कि 109 वैरायटी ऑफ 61 क्रॉप्स रीच्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग 34 फील्ड क्रॉप्स एंड 24 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में कौन कौन सा आ जाता है? जो भी फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइसेस, फ्लावर, मेडिसिनल एक्सेट्रा। ठीक है। अगर हम बात करेंगे फील्ड क्रॉप की तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? सीड ऑफ वेरियस सीरियल्स। सीरियल्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? मिलेट्स, फॉरेज, वाइल्ड सीड, पल्सेस, सुगर केन, कॉटन, फाइबर, अदर पोटेंशियल क्रॉप्स जो रिलीज किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि 109 वैरायटी लॉन्च किया गया, जिसमें 61 वैरायटी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। 61 में जो 34 क्रॉप था वो क्या था? फील्ड क्रॉप, और 27 जो था वो क्या था? हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में कौन कौन सा आ जाएगा? सो एमंग द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे जो फूल है रोज का, मैरीगोल्ड का, है ना, ये सब। उसका ट्यूबर क्रॉप जो आलू है जो जमीन के नीचे होता है ना, स्पाइसेस, फ्लावर्स, मेडिसिनल क्रॉप्स एक्सेट्रा रिलीज। उसके बाद मोदी जी बोले भी कुछ कुछ। उसके बाद क्या बोला गया कि पीएम ऑल्सो डिस्कस इंपॉर्टेंट ऑफ मिलेट्स अबाउट द बेनिफिट ऑफ नेचुरल फार्मिंग एंड इंक्रीजिंग फेथ ऑफ कॉमन पीपल टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। आई हैव डिस्कस्ड विथ यू गाइज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया गया है। सो योर वर्क इज टू गो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड कमेंट अबाउट दिस टू कि क्या होता है नेचुरल फार्मिंग और क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको बताना है ना, एक लाइन में ही, 2 लाइन में ही बताएगा। अगर नहीं आता होगा तो आपको क्या करना है? जाना है, इसके बारे में पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। अगर मन करे तो आपको कमेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है कमेंट नहीं करेंगे तो। लेकिन अगर मन करे तो कमेंट करिए। कमेंट करने से क्या होगा कि जो आप पढ़े होंगे तो आप उसको जब टाइप करेंगे ना तो आपका ब्रेन फिर सर्च करेगा, तो आपका वो फिक्स मेमोरी में जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि फार्मर्स ऑल्सो लाउडेड द रोल प्लेड बाई द कृषि विज्ञान केंद्र। जो कहाँ गया है? बोला गया कि इससे अवेयरनेस हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक छोटा छोटा टाउन में ये क्या होता है? कृषि विज्ञान केंद्र होता है। ठीक है। तो बस आपको बता दिए इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूशन इस पर रिसर्च करती है, कितना क्रॉप किया गया है, कौन से क्रॉप में कितना कितना सब कुछ है वो आपको बता दिया गया। अब चलते हैं अगला पे, जिसमें क्या बोला गया? प्रोविजन टू स्किप लोकल ट्रायल्स फॉर सर्टेन ड्रग्स रेगुलेटरी रेशनल। ठीक है। इसमें हमारे लिए जो जानने का जरूरत है वो बस यही कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका नाम क्या है और वो काम कैसे करते हैं। तो DCGI जो होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? DCGI, है ना, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अभी कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, जो हमारे क्या हैं? जनरल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं। अगर हम बात करें ये इंस्टीट्यूशन की, ये पोजीशन की, तो ये इसका काम क्या होता है? इट्स अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और ये दिस इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, IV फ्लूइड्स, वैक्सीन्स एक्सेट्रा। और ये क्या करता है? इट ऑल्सो सेट स्टैंडर्ड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। जो भी दवाइयाँ हैं, है ना, उसका स्टैंडर्ड सेट करना, मैन्युफैक्चरिंग का, सेल्स का, इंपोर्ट का, कौन सा दवा हमको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ करना है, कौन सा फ्री में देना है, किस पे कितना सब्सिडी देना है, वो सब सेट करती है। और क्या? और लाइसेंस देना। जैसे आप किसी चीज़ के लिए, आप एक रिसर्चर हैं, आपको एक वैक्सीन बनाए, तो उसका अप्रूवल कौन देगी? वो देगी DCGI ही, है ना, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और कौन है हमारे? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। तो उसी में बताया गया है कि जो लोकल ये स्किप करेंगे लोकल ट्रायल को कुछ कुछ ड्रग के लिए। क्यों? क्योंकि लोअर प्राइस में आने का है, एक्सपीडिटेड वैलिडिटी के लिए, नो ब्लैंकेट अप्रूवल है, और नॉट नोवेल कॉन्सेप्ट, कोई नोवेल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके लिए ये रेगुलेटर को रेशनल दिए हैं। तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको जानना क्या था? किसके बारे में? DCGI के बारे में। आपको बता दिए उनका काम वो क्या है, कि कौन से डिपार्टमेंट को वो हेड करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आपको पता हुआ कि गेटिंग स्टक इन स्पेस, आपको पता है कि 2 एस्ट्रोनॉट जो गए हैं, है ना, कौन कौन? एक तो सुनीता विलियम और दूसरे जो हैं वो क्या हैं? विल मोरे। वो दोनों वहाँ स्टक हो गए क्योंकि उनका जो रिटर्निंग का जो एयरक्राफ्ट है उसमें कुछ ग्लिच आ गया है, जिसके कारण। अगर हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स की, वो एक नासा के एस्ट्रोनॉट हैं। आपको नाम से लग रहा हो कि सुनीता तो इंडिया का नाम है। जी हाँ, उनके फादर जो हैं उनका नाम है दीपक पंड्या। वो कहाँ के रहने वाले हैं? जुलासन, मेहसाना, गुजरात के रहने वाले हैं। और आपको जान के थोड़ा अच्छा लगेगा कि दीपक पंड्या जो उनके फादर थे वो एक ऑर्फन थे, है ना। वो ऑर्फन में रह के इतने बड़े पोस्ट पे, वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, बॉस्टन ऑस्टन से पढ़े थे। तो उन्हीं की बेटी सुनीता विलियम्स जो वहाँ की क्या थी? नेवी में थी, कैप्टन। और वो बाद में नासा के एस्ट्रोनॉट बनी है। और वो सबसे ज़्यादा, है ना, वहाँ स्पेस वॉक करने के लिए 50 दिन कुछ का उनका रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। बट सुनीता की जो माँ है वो स्लोवेनिया की हैं, तो वो इंडिया की नहीं मानती है, वो सी स्टैंड फॉर की स्लोवेनियन, क्योंकि इनके फादर का लीनिएज कुछ है नहीं। वो ही इज़ फ्रॉम ऑर्फनेज,
दैट्स वाई। अगर हम बात करें वो गए कैसे थे, तो वो गए थे बोइंग स्टार लाइन, ठीक है, क्या नाम है, बोइंग स्टार लाइनर, ठीक है। ये स्पेस क्राफ्ट था, फर्स्ट क्रू मिशन था, जिसमें वो 2024 में रिटर्न कहाँ चले गए, अभी भी वो कहाँ स्टक हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, है ना, बाई बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। तो अगर हम इसी को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दो द अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन द विलियम्स एंड विल मोरे आर नॉट इन डेंजर, बोला गया है किसके द्वारा, नासा के द्वारा, कि वो डेंजर में नहीं है। वो बोला जाता है कि वहाँ कंफर्टेबली हाउस फॉर देम फॉर द नेक्स्ट, अगले 6 महीने तक वहाँ आराम से वो रह सकते हैं। करेंटली देयर आर 7 अदर एस्ट्रोनॉट एट द स्पेस स्टेशन, अभी वहाँ 7 लोग और हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, तो क्या है, एक परमानेंट स्पेस लेबोरेटरी है ऑर्बिटिंग अर्थ एट द डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वहाँ का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो इंडिया का जो हमारा अर्थ है उसको कितने दूरी पे है, वो 400 किलोमीटर। ये हमारा अर्थ अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इसके 400 किलोमीटर हाइट पे वो क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, ठीक है, ऑर्बिटिंग द अर्थ एट द डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, कंटिन्यूसली मैन्ड एंड नेवर बीन विदाउट एस्ट्रोनॉट सिंस नवंबर 2000 से, नवंबर 2000 से कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इंटरनेशनल आईएसएस में कोई आदमी ना हो, हमेशा कोई ना कोई रहते हैं। अभी कितने लोग हैं, बिलमोरे और विलियम्स, सुनीता विलियम्स, उनके साथ 7 और एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्यों वो स्टक हो गए हैं वहाँ, तो बोला गया है कि वो जो ट्रैवल किए थे बोइंग स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम क्या था, स्टार लाइनर, जून में वो गए थे, उनका स्पेसक्राफ्ट जो है दो ट्रिप किया आईएसएस अर्लियर, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज कैरिंग एस्ट्रोनॉट, है ना। बिफोर द लॉन्च ए हीलियम लीक हो गया है, ठीक है, हीलियम लीक इन स्टार लाइनर्स प्रोपल्सन सिस्टम वाज डिटेक्टेड बट इट वाज नॉट कंसीडर्ड सीरियस इनफ टू अबेंडन द जर्नी। जब वो जा रही थी उसी समय क्या हुआ था, हीलियम लीक हुआ था, लेकिन वो बोला गया उन वहाँ के साइंटिस्ट के द्वारा कि वो ऐसा कोई सीरियस कंसर्न नहीं है, लेकिन जिसके कारण कि उनका जर्नी है जिसको अबंडन किया जाएगा। ऑल्दो स्टार लाइनर डेवलप 2 more similar leak on its way and it reached its destination without any trouble. However, after it docked with the ISS and 2 astronauts transferred inside, more problems emerged in Starlink. जैसे ही वो वहाँ गया स्पेस में और स्पेस स्टेशन में दोनों को छोड़ा, उसका उसमें क्या हो गया, ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया स्टारलिंक में, जो क्या कहता है, क्वेश्चन किस पे करता है, सेफ्टी ऑफ द एस्ट्रोनॉट ऑन देयर रिटर्न जर्नी, कि पहुँचा तो दिया गया है, लेकिन वो रिटर्न कैसे आएंगे। ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था आफ्टर जस्ट अ वीक सो फार, कि उनको 1 सप्ताह बाद ही रिटर्न आना है। So far, ground engineers have not been able to resolve all issue to the everyone's satisfaction, leaving Williams and Wilmore stranded. They do not have to vehicle to return. अभी तक वो घर नहीं आ पाएंगे। उसका नासा और बोइंग दोनों मिलके क्या बोला है, hope to get a Starlink in order soon. If that does not happen, the earlier that the astronauts can return to Earth would be in February 2025. बोला गया कह रहा अभी ठीक नहीं होता है तो वो फिर कब आएंगे, फरवरी 2025 में आएंगे, ऑन अनदर व्हीकल दैट इज सेट टू ट्रैवल इन आईएसएस इन सितंबर। और वो कौन सा ये जाएगा, स्पेस एक्स का जो स्पेस क्राफ्ट है वो जाएगा, और वो सपोज टू कैरी 4 एस्ट्रोनॉट इन द आईएसएस एंड ब्रिंग देम बैक इन फरवरी। However, if Williams and Wilmore also have to brought back the SpaceX spacecraft, they will carry only 2 astronauts in September, ठीक है। अब बात करें कि क्या आईएसएस कमोडेट कर सकता है इन लोगों को, तो बोला हाँ बिल्कुल, वहाँ बोला गया कि ऑपरेशनल फॉर 25 साल से ऑपरेशनल है ना। एस्ट्रोनॉट मोस्टली बिलोंग टू द 5 कंट्री, वहाँ जो अभी 7 और 2 9 एस्ट्रोनॉट है वो कहाँ से हैं, यूएस के हैं, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोप के हैं। और बोला गया कि आईएसएस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें बहुत इनफ जगह है एकोमोडेट करने के लिए एस्ट्रोनॉट का। बोला गया कि यूएस का जो नासा इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा कि 6 स्लीपिंग क्वार्टर है, 2 बाथरूम है और एक जिम भी है, ठीक है। जो कि जब कोई विजिटर जाता है, विजिटर स्पेसक्राफ्ट अटैच देमसेल्फ एंड एडिशनल स्पेस इज क्रिएटेड, और जब कोई बाहर से जाता है तो उसमें अटैच हो जाता है और एडिशनल स्पेस भी क्रिएट कर जाता है। अगर हम बात करें कि अभी हाल में एक कार्गो स्पेसशिप गया है रूटीनली, वहाँ का जो सामान, उनके खाने पीने, वहाँ से कचरा लाना, उसके लिए उसका नाम क्या बताया गया है कि वो क्या गया, कार्गो स्पेसक्राफ्ट गया है, जो बोला कि कैरिंग इसेंशियल सप्लाई एंड अटेंडिंग टू मेंटेन रिक्वायरमेंट्स ऑन रिटर्न दीज स्पेसक्राफ्ट टेक बैक बेस्ट। और वो जब वो रिटर्न होता है स्पेसक्राफ्ट तो वो क्या करता है, वहाँ का जो बेस्ट जनरेट होता है, वहाँ जो भी कचरा जनरेट होता है उसको लेके आता है और डिस्पोज कहाँ करता है, डिस्पोज इनटू स्पेस एट द टाइम ऑफ री एंटरिंग अर्थ एटमोस्फेयर। जब वो एयरक्राफ्ट है हमारा, आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ का एक एटमोस्फेयर है, तो जब वो एटमोस्फेयर में घुसने लगता है तो वहाँ पे वो क्या करता है, डिस्पोज कर देता है। डिस्पोज क्यों करता है, क्योंकि जैसे ही वो अर्थ में घुसता है तो उसको छोड़ता है तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग जाता है और वो जल जाता है। इनफैक्ट वन सच कार्गो स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड क्या है, क्रिग्नस जो है ऑपरेटेड बाय ए प्राइवेट एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म नॉर्थरप ग्रमन,
नॉर्थ ऑफ ग्रमन जो डॉक्ड किया है लास्ट वीक वहाँ पहुँचा है और बोला गया कि वो 3700 की जो ऑफ कारगिल सामान लेके गया वहाँ और करेंटली अनपैक्ड एस्ट्रोनॉट ऑन द बोर्ड। यही सब है। बाकी एस्ट्रोनॉट स्पेस इन कितने दिन तक रह सकते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए बोला गया है कि स्पेंडिंग 9 to 10 मंथ इन स्पेस क्राफ्ट इज क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। बोला जाता है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट वहाँ 9 से 10 महीने तक रह रहा है तो वो बहुत लंबा समय होता है, जो कि अनयूजुअल नहीं है। सेवरल एस्ट्रोनॉट हैव रिमेन्ड इन स्पेस फॉर लॉन्गर देन। अगर हम करेंट रिकॉर्ड की बात करेंगे तो किसके नाम पे रिकॉर्ड है, वो है रशिया का जो कॉस्मोनॉट, वहाँ आपको पता एस्ट्रोनॉट को कॉस्मोनॉट बोलते हैं, है ना। क्या नाम है उनका, वलेरी पोलियाकोव। वलेरी पोलियाकोव जो है उनके नाम का रिकॉर्ड है, वो सबसे ज़्यादा रही हैं, वो रहे हैं वो स्पेंड कितना दिन किया, 438 डेज एट द मीर स्पेस स्टेशन बिटवीन जनवरी 1994 टू मार्च 1995 तक रहे हैं, है ना। रशिया का जो मीर प्रीडेटेड आईएसएस एंड वाज ऑपरेटेड बिटवीन 1986 एंड 2001। आपको पता होना चाहिए कि रशिया का जो मीर था उसको अब क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मोस्ट रिसेंटली यूएस का जो एस्ट्रोनॉट है फ्रैंक रूबियो, वो कंप्लीट कितना दिन किए हैं, 371 डेज और आईएसएस बिटवीन सितंबर 22 एंड सितंबर 2023। सेवरल अदर एस्ट्रोनॉट इंक्लूडिंग वीमेन की अगर बात करें तो वो भी 300 डेज का उनका रिकॉर्ड रहा है। विलियम्स और विलमोरे हैव लाइकली टू स्पेंड मोर देन 250 डेज एट द टाइम बाय द टाइम दे रिटर्न। जब तक वो रिटर्न करेंगे वो 250 से ज़्यादा दिन तक वहाँ रह लेंगे, ठीक है। बाकी अगर हम विलियम्स की बात करेंगे तो वो स्पेंड 196 डेज ऑन फर्स्ट विजिट। जब वो 2006-2007 में गई थी तो वो 96 डेज रही थी एंड देन अनदर 127 डेज इन 2012 में 127 दिन रही। और विलमोरे की बात करें तो ड्यूरिंग हिज 2 previous visit 14 and 15 has spent a total of 170 days in इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब बोला गया कि ह्यूमन बॉडी का होता क्या वहाँ जाने, तो वही बोला जा रहा है कि नासा जो है एक प्रोग्राम रन कर रहा है जिसमें क्या करेगा, स्टडी करेगा इम्पैक्ट ऑफ शॉट, है ना, कि अप टू अगर कोई 3.5 महीना अगर वहाँ रह रहे हैं उसका रूटीन क्या होना चाहिए, अप टू 8 मंथ। अगर कोई 8 मंथ तक रह रहा है, एक्सटेंडेड डेज अगर रहना पड़े, एक्सटेंड करके स्टे करना पड़े मोर देन 8 मिनट, तो एस्ट्रोनॉट के बीच कैसे रहना है, क्या करना होगा। पास्ट स्टडी के हिसाब से बोला जाता है कि जो बोन डेंसिटी होता है और मसल जो होता है, मसल का क्वालिटी होता है, वो बहुत जल्दी डिटोरिएट होता है ना, रादर देन कि आप अर्थ के अलावा आप स्पेस में रह रहे हैं। क्यों बोला जाता है कि वहाँ का जो ग्रेविटी होता है, लो ग्रेविटी इम्पैक्ट करता है ब्रेन फ्लूइड को और एक्सटेंडेड स्टेज कैन पोटेंशियली ऑल्टर ब्रेन स्ट्रक्चर। और जो वहाँ ग्रेविटी कम होता है इसके कारण जो हमारा ब्रेन का फ्लूइड और ब्रेन का स्ट्रक्चर को क्या करेगा, वो पोटेंशियली ऑल्टर कर देगा। एक्सटेंडेड स्टेज कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अगर कोई वहाँ बहुत दिन रह रहा है तो उसको हार्ट डिजीज का भी क्या है, रिस्क बढ़ जाता है। So several other impacts has also been noticed. An ongoing program would have better understanding on these changes. For these reasons, astronaut aboard ISS spend almost 2 hours every day in the gym and doing a range of physical exercise. वो इसलिए क्या बोला गया है, वहाँ एक जिम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, कि ताकि रोज़ 2 घंटा आपको क्या करना है, जिम करना है और फिजिकल एक्सरसाइज करना है, ताकि आपको जो हार्ट डिजीज़, ब्रेन फ्लूइड का जो दिक्कत हो जाता है लो ग्रेविटी के कारण, आपका बॉडी में जो मास क्वालिटी या बोन डेंसिटी कम रहा उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला अब चलते हैं हम अगले पे। अगला जो हमारा है, हाउ सेंटर्स क्लीन प्लांट प्रोग्राम प्लान्स टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। आपको पता है कि इस बार एक हमारा जो प्लान आया है, क्या नाम है उसका, सीपीपी का मतलब क्या हुआ, क्लीन प्लांट प्रोग्राम, है ना। किस चीज़ के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम, टू इंक्रीजिंग द यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया। जो भी कल्चरल क्रॉप्स होते हैं जैसे फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब किस में आते हैं, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में। उसी का जो यील्ड बढ़ाना है और उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया। ये पहली बार कब अनाउंस किया गया था, 2023 का जो इंटरिम बजट आया था उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा ये किया गया था और बोला क्या गया था, सीपीपी इज ऑल्सो टारगेटेड एंड इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स अक्रॉस द नेशन। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है कितना खर्च कर रही है, कितना मनी एलोकेट की है, तो वह है 1765 करोड़। अगर हम बहुत ही प्रिसाइजली बात करें तो 1765.87 करोड़ है ये, ठीक है। और ये किस चीज़ के अंदर आता है, ये है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के कारण। अब इसको फंड कौन करेगा, सो वाइल द अनदर हाफ विल बी द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर हम बात करें इसकी हेडक्वार्टर की तो कहाँ है, मनीला फिलीपींस में, और ये 1966 में बना है। आपको क्या बताना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट अभी हैं वो कौन है, चलिए आपको हिंट दे देते हैं, वो जापान के रहने वाले हैं, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि ADB के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट बताना है, शायद वो इंडिया से ही होंगे। अगर हम ये देखेंगे कि कैसे CPP काम कैसे करेगा क्लीन प्लांट प्रोग्राम, तो ये जो है वो 3 मेन कंपोनेंट पे काम करेगा, ठीक है।
क्या क्या कि टुवार्ड्स हेल्पिंग फार्मर्स ऑब्जर्वेशन कि वायरस फ्री होना चाहिए, हाई क्वालिटी का प्लांटिंग होना चाहिए, और बाकी टू ऑर्डर द इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड इंप्रूव इनकम अपॉर्चुनिटी, है ना। इसमें क्या क्या है, वही डेवलपमेंट ऑफ 9 क्लीन प्लांट करेंगे हम लोग, 9 तरह का क्लीन प्लांट सेंटर बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, विच विल प्रोवाइड डिजीज डायग्नोसिस करेंगे, उसको थीरोप्रैटिक्स करेंगे, क्रिएट मदर प्लांट टू बी सेंट टू नर्सरी, है ना, क्वारंटाइन करेंगे ऑल डोमेस्टिक एंड इंपोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल की, बाहर से अगर कोई रोग आ जा रहा है, कोई डिजीज आ जा रहा है जिससे उसको बचाने के लिए क्वारंटाइन करना पड़े वो करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस करेंगे, क्रिएशन ऑफ रेगुलेटरी एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस करेंगे। अगर हम बात करेंगे कि नीड क्या है हमारे देश में, है ना, क्लीन प्लांट प्रोग्राम का नीड क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर सीपीपी, तो इंडिया जो है, हमारा जो देश है, वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज़ का, फ्रूट और वेजिटेबल का है, कहाँ, पूरे वर्ल्ड में, किसके बाद, चाइना के बाद। सो वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अगर हम बात करेंगे 2013-14 से 23-24 तक, तो एरिया अंडर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैज बीन राइजन फ्रॉम 24 मिलियन हेक्टेयर टू 28.68 मिलियन हेक्टेयर, एंड production has increased from 277.4 million metric ton to 352 metric ton, right। अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया इज ऑल्सो ए मेजर इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 इंडिया एक्सपोर्टेड फ्रेश फ्रूट वर्थ $1.15 बिलियन का, ठीक है, वाइल इट इज इंपोर्टेड फ्रूट। तो इसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे कि 18-19 में एक्जिम जो कमिटी है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कमिटी है, उसके हिसाब से इंपोर्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल फॉर फ्रूट प्रिंट परमिटेड टू इंपोर्ट ऑफ 21.44 लाख एप्पल्स प्लांट इन 2018, ठीक है। तो मेनली क्या है कि 9 सिटी चुनेंगे, जिसमें से 9 क्लीन प्लांट सेंटर खोलेंगे लिमिटेड टू ICAR इंस्टीट्यूट। कहाँ कहाँ होगा, पुणे में, बेंगलुरु में, नागपुर में, बीकानेर, श्रीनगर, मुक्तेश्वर और सोलापुर। ईस्ट इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक प्लांट होता है, और लखनऊ में जो होगा वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर विल डेवलप CPC फॉर मैंगो, गुआवा एंड लीची। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ये नोट्स बना लीजिएगा कि कौन से शहर में किस चीज़ के लिए बनाया जाए। अगर हम बात करेंगे लखनऊ की तो मैंगो, गुआवा और लीची की। अगर हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया में कहाँ बनेगा, तो वेस्ट बंगाल और झारखंड में बनेगा। अगर हम बात करें शोलापुर में, तो शोलापुर में वो ये क्या है, पोमेग्रेनेट, है ना, और वो नेशनल रिसर्च सेंटर जो फॉर ऑन पोमेग्रेनेट जो अनार का जो होता है ना, उसके लिए सोलापुर में बनेगा। मुक्तेश्वर में की बात करेंगे तो वो डेवलप्ड रीजनल स्टेशन ऑफ मुक्तेश्वर। श्रीनगर में आपको पता है एप्पल के लिए बनेगा, है ना, वहाँ कौन सा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। तो ये जो इंस्टीट्यूशन सब है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहाँ है, श्रीनगर। यही पूछ देगा कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है, वो बीकानेर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमेग्रेनेट कहाँ है, वो सोलापुर में है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे प्रीलिम्स के लिए, इसमें से एक सवाल आने का बहुत बड़ा चांसेस हो जाता है, ठीक है। आगे हम चलेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ में। प्लेसेस इन न्यूज़ में हम आज फिर से देखेंगे क्या, जापान को। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको आज ज्योग्राफी से रिलेटेड है। किस चीज़ से, ज्योग्राफी में आपका जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है, जिसमें क्या होता है, डाइवर्जन कन्वर्जेंस होता है ना, उससे रिलेटेड है। तो क्या बोला गया कि फर्स्ट ईवर मेगा क्विक एडवाइजरी इशूड बाई जापान, व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है वो हमको देखना है। तो बोला गया क्या कि एक 7.1 मैग्नीट्यूड का क्या आया है, अर्थक्वेक आया है, विच शुक सॉदर्न जापान इन थर्सडे, है ना। आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि 4 आइलैंड है ना। देखिए यहाँ पे 4 आइलैंड है, होकाइडो, होन्शु, सुकोकू एंड क्यूशु। ये चारों आइलैंड है, 4 आइलैंड से मेनली जापान बना हुआ है। ये सब बताने का जरूरत नहीं है, आपको जो बताने का जरूरत है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कि वार्निंग क्या बोला है कि देयर इज ए हायर देन नॉर्मल लाइक्लीहुड फॉर अ स्ट्रॉन्ग शेकिंग एंड लार्ज सुनामी ऑन द ननकई ट्रॉफ। कहाँ, ननकई ट्रॉफ, ये कहाँ पे है, एक बोला जाए एक सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन किसको कहते हैं, ए रीजन वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड द हैवियर वन स्लाइड्स अंडर द अदर अलॉन्ग जापान का जो साउथ वेस्ट पैसिफिक कोस्ट है, वहाँ पे अभी आपको मैप पे दिखाएंगे कि कहाँ है ननकई ट्रॉफ, है ना। सबडक्शन कैसे होता है, कैसे 2 टेक्टोनिक प्लेट टकराने के बाद जो हैवियर वाला होता है वो सबडक्ट कर जाती है, जब वो सबडक्ट करती है तो कैसे वहाँ अर्थक्वेक आता है और दिक्कत होता है, ठीक है। तो पहले तो ये देख रहा है कि व्हाट इज ननकई ट्रफ। ननकई ट्रफ क्या है कि ये बोला जा रहा है कि 900 किलोमीटर दूर है, कहाँ, अंडर वाटर सबडक्शन जोन है, यूरेशियन प्लेट, जहाँ पे क्या क्या, यूरेशियन प्लेट और फिलीपींस प्लेट, सी प्लेट जो है वो टकराया है, जिसके कारण वहाँ अर्थक्वेक आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। अब आपको ये बता रहे सब ये प्लेट कौन कौन सा है। बेसिकली ये देखिए यूरोपियन प्लेट है, ये सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर से, दिस इज यूरोपियन प्लेट। उसके बाद हम बात करेंगे दिस इज अरेबियन प्लेट, और ये इंडियन प्लेट है। आपको पता होगा जब आप पढ़ते होंगे शुरू में कि इवोल्यूशन कैसे अर्थ बना, तो आप पढ़ते होंगे कि पेंजिया था, है ना, ये सब। तो ये अफ्रीकन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये आमूर प्लेट है, और ये इंडियन प्लेट है। तो ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फिलीपींस का जो प्लेट है, ये दोनों टकरा रहा है, ठीक है। ये और ये दोनों क्या कर रहा है, अंदर अंदर अर्थ के अंदर आपको पता है टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण वो क्या है, टकराया है। जब ये टकराएगा तो क्या होगा, मैसिव अर्थक्वेक आएगा।
उसी के बारे में बोला जा रहा है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि ये जो एरिया है वो किसका किसका पार्ट है, वो है यूरोपियन का, और ये जो आपको देख रहे होंगे ये फिलीपींस का प्लेट है। ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे से टकरा जाएगा, ये इधर से आके और ये इधर से आके टकरा रहा है। वो कहाँ टकरा रहा है, ये विद इन द वाटर हो रहा है ना, आपको कहीं दिख नहीं रहा है कि हाँ ये आगे आएगा टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिटेल में, तो ये जो आपका पूरा यूरोपियन प्लेट है और ये फिलीपींस प्लेट है, ये जब टकराएगा तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है अर्थक्वेक का एपिसेंटर बनेगा। अगर हम बात करें ननकाई ट्रफ की, तो वो यहाँ से टोक्यो से 900 किलोमीटर दूर यहाँ इस एरिया में मोस्टली बताया जा रहा है कि ये जो है वहाँ मेगा क्विक आने का एडवाइजरी नोटिस किया गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। आपको पहले अब अगर हम थोड़ा सा बता दें कि क्या होता है कन्वर्जेंस, तो आपको पता है कि दो टेक्टोनिक प्लेट इस तरह से है, अगर वो दोनों टकराता है, ठीक है, जब वो टकराया कन्वर्ज किया, तो जो हेवी होता है ना, जैसे ये अगर हेवी है तो ये क्या करेगा ना, ये इसके अंदर घुस जाएगा, है ना। जब ये घुसेगा उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। ये एरिया जो होगा सबडक्शन जोन में होगा। जब ये सबडक्ट करेगा तो क्या होगा, ऊपर ओशन है और नीचे क्या है, दोनों सॉलिड प्लेट है। जब ये दोनों टकराया तो एक सबडक्ट करेगा जो हेवियर वाला है। आप ये समझिए कि आप दो चीज को टकरा रहे हैं, दो मेटल को, एक जो मेटल जो कमजोर होगा वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, जो भारी वाला उसमें घुस जाएगा। सेम वही होता है कि जो प्लेट जो है ना वो ज्यादा हैवी है, वो क्या होगा, सबडक्ट कर जाएगा। सबडक्ट करने से क्या होगा, वहां अर्थक्वेक होगा, है ना। और आइलैंड फॉर्म करने का भी नीड हो सकता है, यहाँ आइलैंड बनेगा। उसी के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ मेगा क्विक एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। तो क्या है ननकाई प्लेट्यू, आपको पता है कि जो ननकाई ट्रफ क्या होता है, गर्त। आपको पता होगा ये जो ट्रफ जो नीचे जो जोन घुसता है उसी को क्या बोलते हैं, जो डिप्रेशन बनता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रफ है। तो ननकाई एरिया में जो ट्रफ है उसी को बोलते हैं ननकाई ट्रफ। वो कहाँ है, 900 किलोमीटर दूर अंडर सबडक्शन जोन वेयर द यूरेशियन प्लेट कोलाइड विद द Philippines sea plate, pushing the latter under the former and into the earth mantle. उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि this accumulates tectonic stress which can cause a mega quake, an earthquake with magnitude larger than 8. larger than 8 अगर आपका earthquake आ रहा है तो क्या होगा, वो devastating होगा। आपको ये बताना है कि earthquake को हम किस स्केल पे मापते हैं, उसका नाम बताना है, ठीक है। उसका फ्रीक्वेंसी किस स्केल पे मापते हैं वो बताना है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि कौन सा जर्नल नेचर है उसमें पब्लिश किया कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव अकरेंस ऑफ ननकाई मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक, है ना, कि स्टीमर आएगा, है ना, ट्रीमर्स आएगा, यूजुअली कम इन पेयर विच द सेकेंड ऑफन रिप्चरिंग द सब्सिक्वेंस 2 years। द मोस्ट रिसेंट ट्विन अर्थक्वेक टुक प्लेस इन 1994 एंड 1946। ऐसा हो चुका है। आपको पता है कि एकदम वो जोन पे है, इसलिए रिंग ऑफ जो फायर है एरिया, वो क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ पैसिफिक ओशन, वो जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम सरकम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं। वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव मार्जिन बनता है और वहाँ पे अगर हम बोला जाए तो 40% से ज़्यादा वोल्केनो और अर्थक्वेक आते रहता है। कन्वर्जेंस जो जब भी आएगा तो या तो ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच में आएगा, या तो ओशियनिक प्लेट और ओशियनिक प्लेट के बीच में आएगा। तो यहाँ जो है ननकाई ट्रफ जो है वो क्या है, ओशियनिक कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। दोनों ओशन के नीचे जो दो प्लेट है, कौन कौन सा प्लेट, यूरेशियन प्लेट और फिलीपींस प्लेट, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से क्या कर रहा है, टकराएगा, और जो सबडक्ट कर रहा है वो वहाँ पे क्या बन रहा है, ननकाई ट्रफ। बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नेक्स्ट मेगा अर्थक्वेक अलोंग ननकाई ट्रफ कब होगा, है ना। उसके बाद ये क्या है कि व्हाट कैन अर्थक्वेक्स बी प्रिडिक्टेड, तो अ बिग नो एन एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक नीड्स ए precursory signal from the within the earth including big quake is on the way. The signal must be also occur only before large earthquakes, so far that it does not indicate every small movement within the earth's surface. Currently there is no equipment to find such precursors. थर्सडे एडवाइजरी जारी कर दिया गया है जापान के मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के द्वारा, कि जस्ट अ वार्निंग है, नॉट ए प्रेडिक्शन, ठीक है, कि ऐसा भी नहीं कि बहुत पैनिक हो जाए। इट हैड बीन नथिंग टू बी द साइंस, रॉबर्ट गिलर एंड प्रोफेसर, ये सब है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहाँ एडवाइजरी जारी किया गया। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है नहीं है, ठीक है, कि आपको प्लेट पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेट है, कौन सा टकरा रहा है ना, सबडक्शन जोन कहाँ पे बन रहा है, ननकाई ट्रफ ये क्या है, कहाँ पे ननकाई ये ट्रफ बन रहा है, ठीक है। अब आपको ये मैप लगाए थे इसलिए ताकि आपको बताने के लिए कि हमारा देश से ये इस तरफ पड़ता है, ईस्ट में, ठीक है। अब चलते हैं, आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे कल, है ना। बाकी जो भी कल आएगा करेंगे, आपसे जो भी पूछा गया कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।